हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में से तुम हो जिसको लिखा है मोनिका जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 265 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 266 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आपने ऐसे क्यों किया भाई? अपनी आंखों में आंसू लिए अनिका ने शरद से पूछा। फिलहाल के लिए शरद के पास भी अनिका के सवालों का जवाब नहीं था। अभी सही टाइम नहीं है तुझे बताने का, बस अभी के लिए तुझे नाटक करना पड़ेगा। शरद ने अनिका के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन भाई, ऐसा करना ही क्यों है? आप मुझे वजह भी तो बता सकते हो। अनिका, हर चीज़ के लिए वजह जानना जरूरी नहीं है। अभी बस तुझे जितना कहा जा रहा है उतना ही कर। ये सब तेरे आने वाले फ्यूचर के लिए ही हो रहा है। शरद ने अनिका के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। भाई, आपके झूठ की वजह से पता है ना आपको कितनी तकलीफ हुई है अभी। अभी कितनी तकलीफ हुई है अभी को। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इसके लिए आपको ही पता है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। फिर भी आपने ऐसा किया। आप मुझे ज़रा बता सकते हैं? अनिका अब जिद पर अड़ चुकी थी। अनिका, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी नहीं तो बाद में तुम्हें इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है बुआ इतनी आसानी से तुम्हारा पीछे छोड़ देंगी? तुम्हें पता है आज तुम्हारी जो भी हालत है, या तुम्हारी जगह पर पापा की भी यही हालत हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा जी की बुआ की वजह से ही हुआ है। तुम्हें पता है, मैंने बुआ जी को किसी से फ़ोन करके बात करते सुना था। उन्होंने किसी को एक्सीडेंट के लेके कहा था। पहले तो मुझे सब कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने बुआ का फ़ोन चेक किया। उन्होंने पापा को तस्वीर भेजी थी किसी को, और फिर जो भी हुआ तुम्हें पता है। इसलिए अभी तुम्हारा रहना यहाँ ज़रूरी है। सबकी आंखों में पट्टी बनी है, उसे भी तो खोलना है। तुझे पता है ना कि मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता हूँ। मेरी बातों पे कोई भी जल्दी इसीलिए विश्वास नहीं करेगा। ये गलत बात है भाई। आप मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आपको पता है क्या गुजर रही होगी अभी के दिल पर? शरद ने नाराज होते हुए अनिका के चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। अनिका, वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक और बात है और जो एक और बात है जो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता हूँ। सही टाइम आने आने दे, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और तू इतनी टेंशन मत ले। उसकी उसकी मुझे पता है वो बहुत स्ट्रांग है। इतनी जल्दी टूटना या हारना उसकी फितरत नहीं है, इसलिए तुम इतना परेशान मत हो। अब सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ये कहते हुए शरद ने अनिका के सिर को किस कर लिया और फिर वो उस रूम से निकल गया। अगली सुबह हॉस्पिटल में अभी को ठीक टाइम पर एडमिट करने की वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। को बाहर निकाला जा चुका था और अब उसे होश भी आ चुका था। जहर की एक गोली से मरने वाला अभी नहीं था। कल का पागलपन अभी भी उसके सिर पे सवार था। किसी के ऊपर तो उसे अपना गुस्सा निकाला था। कपिल अभी ने बेड से उठते हुए इतना ही कहा था। कपिल ने खुद ने बोलना शुरू किया। बॉस, आप पर ये हमला करने वाला कोई और नहीं, आपके सौतेले चाचा विपुल विपुल कपूर का ही है। ये सब कुछ किया धरा उन्हीं का है। उन्होंने आपकी कंपनी को अपने हाथों में लेने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर को भी खरीदना शुरू कर दिया है। अपनी बात करके कपिल भी चुप हो गया। अंदर ही अंदर एक डर सा जा रहा था। आगे क्या है कपिल? कपिल ने अभी के अभी ने कपिल के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्योंकि कपिल के चेहरे को देखते ही अभी समझ चुका था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब अपना मुंह खोलो, खोल के कुछ अब बोलोगे भी? कपिल को ऐसे कुछ ना बोलते देख अभी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। वैसे ही उसका पूरा पारा हाई था। कपिल ने डरते हुए कहा। बॉस बॉस, और खबर मिली है। अनिका मैम को जिसने एक्सीडेंट किया था वो विपुल कपूर ही था। वो भी विपुल कपूर का ही आदमी है। भले ही राजेश जी को प्रतिभा जी ने मारने की कोशिश की थी एक्सीडेंट के द्वारा, पर एंड मौके पर जिसने अनिका मैडम का एक्सीडेंट किया था वो विपुल का ही आदमी था। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके बच्चे की हत्या और कोई नहीं, आपके सौतेले चाचा ने ही की है। आप कहो तो मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँ, क्योंकि कपिल को डर था कि इस बात को सुनने के बाद अभी खुद ही ना विपुल को मारने चला जाए। कपिल की बात सुनकर अभी के माथे पे सलवटें पड़ गईं। ये आपने बहुत गलत कर दिया। आपकी लड़ाई मुझसे थी, ना कि मेरे बच्चे से। इस बार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तक मैंने आपकी सारी गलती को माफ़ किया, लेकिन इस बार भी अभी भी मेरे मासूम बच्चे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। आपको इसे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहुत आपको इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लूँगा और इस बार विपुल कपूर को उसका अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। नहीं, अब आर पार की लड़ाई होगी। बहुत खेल लिया उस चूहे बिल्ली का खेल। अब चाचा जी से मिलने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए अभी बेड से उठ गया और गिरने वाला था कि जल्दी से कपिल ने उसे संभाल लिया। बॉस, आपकी आई ठीक नहीं है, आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। मैं हूं ना, इसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा। आप इतनी चिंता क्यों कर
कर रहे हैं? नहीं कपिल, इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह मुझे मार सकते हैं थे, मैं हर बार की तरह इसी इसी को भी इग्नोर कर देता, लेकिन उन्होंने अनिका और मेरे बच्चे को इन सब में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे सब चीज़ें मंजूर है, लेकिन मेरी प्यारी चीज़ को कोई हाथ भी लगाए तो मुझे मंजूर नहीं, और उन्होंने मेरी सबसे बड़ी गलती कर दी है। इतनी आसानी से कैसे उन्हें जाने दे सकता हूँ? वक्त आ गया है उन्हें भी उनके मुकाम में पहुँचाने का। बहुत जी ली उन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी, अब उन्हें नर्क से दर्शन करवाने का वक्त आ गया है। अब तक जिस अभी से वो मिल रहे थे वो एक दिखावा था, अब वक्त आ गया है उन्हें रियल अभी से मिलने का। आ रहा हूँ मैं चाचा जी, आपसे मिलने सही जगह पहुँचाने के लिए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 266 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 267 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। बॉस प्लीज़ आप आज के लिए रुक जाइए, अभी की आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, और वो लोग आपको मरा हुआ समझ रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े दिनों तक उन्हें उनकी गलतफहमी जीने दिया जाए। बॉस प्लीज़ मेरी बात को मान लीजिए, अभी आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। एक बार आप ठीक हो जाएं फिर मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही आपकी स्टेबल हो जाएगी कंडीशन, आप स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं होता कौन हूँ भला आपको रोकने वाला? और हमें अनिका मैडम से भी तुम हमें अनिका मैडम से भी तो मिलने जाना है। आखिर में जब कपिल को लगा कि अब फिर उसकी बातों को नहीं मानने वाला, तो उसने अपना रामबाण हथियार चलाया। आखिर हुआ भी वही, उसने सोचा था अभी अनिका ख्याल आता ही रुक जाएगा, लेकिन वह कितने दिनों तक शांत रहेगा, इस बात का कहना बड़ा मुश्किल था। कपिल को भी पता है कि वो अभी को ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकता था, रोकना भी नहीं चाहता था। इस बार विपुल कपूर ने बहुत बड़ी गलती की है। वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने एक छोटे से बच्चे को अपने हथियार बनाया। उस मासूम बच्चे की जान उसने ले ली थी। अभी के दर्द को कपिल बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास खुशियां आने से पहले ही चली जाती थीं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कपिल खुद चाहता था विपुल को उसकी गलती की सज़ा मिले। यूपी के पेंट हाउस में आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना है। पात के हाथों में से राधिका अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम हर बार ये क्यों भूल जाती हो? इतना आसान नहीं है मुझसे पीछे छुड़ाना। अब यह जिद करना छोड़ दो और चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ये कहते हो पाद राधिका को गाड़ी में बैठने का इशारा करने लगा, लेकिन राधिका ने एक नज़र गाड़ी की तरफ देखा और एक बार फिर पाद की तरफ देखते हुए कहा, मैं तब तक कहीं जाऊंगी जब तक मेरे सवालों को जवाब नहीं देते। अपनी बात कहते हुए राधिका चुप हो गई और पाद को देखने लगी। राधिका को ऐसे नजर देख पाद ने अपनी माता को सहलाया और फिर बिना राधिका से ज़्यादा बहस किए कहा, पूछो क्या पूछना चाहती हो मुझसे? पार्थ का जवाब सुनकर राधिका ने सवाल लेते हुए कहा, हम घर कब जा रहे हैं? मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। आप बताइए हम घर कब जा रहे हैं? राधिका की बात सुनकर पार्थ अच्छे समझ चुका था राधिका ऐसा क्यों कर रही है कि उसे यहाँ नहीं रहना। भले ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके साथ इतना बुरा हो जाने के बाद भी वो इस जगह पर रहना चाहेगा। राधिका की मांग बिल्कुल जायज़ थी। यहाँ रहकर राधिका की बुरी यादें ताज़ा हो रही थी, इसलिए वो बस यहाँ से जाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कह के पार्थ ने फिर से राधिका को कार में बैठने का इशारा किया। इस बार राधिका ने चुपचाप पार्थ की बात मानते हुए कार में बैठ गई। राधिका की कार में बैठते ही पार्थ भी ड्राइविंग सीट पे आके कार ड्राइव करने लगा। 2 घंटे में ही वो लोग अपनी मंजिल पहुंच चुके थे। अपनी साइड का डोर खोल कर पार्थ जल्दी से कार से बाहर आया। बाहर आके उसने राधिका की साइड का डोर खोला और राधिका को भी कार से बाहर निकाला। ये हम कहाँ आ गए हैं? कार से निकलने के बाद राधिका ने सीधे सवाल करते हुए पास से पूछा। जगह का अच्छे से मुआयना करने के बाद राधिका ने पाया तो वो फिर से उसी जगह पे आ खड़ी हुई थी जहाँ से वो शुरू हुआ था। राधिका उस आलीशान कोठी की आकर खड़ी थी। कोठी की तरफ देखते हुए राधिका की सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। धीरे धीरे वो पैनिक होती जा रही थी। उसकी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट यही था। अपने बिजनेस सूट को ठीक करते हुए पार्थ ने राधिका की तरफ देखा जो कि पैनिक हो रही थी। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर राधिका को उसकी कमर पकड़ लिया और खुद के करीब लाकर उसके सिर को अपने सिर पर अपना एक हाथ रख कर उसके बालों को सरकते हुए शांत करने की कोशिश करने लगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ जो तुम्हारे साथ बुरा करेंगे उनका क्या हाल होगा। रिलैक्स, मेरे होते तुम्हें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो अंदर।
ये कहते हुए पार्थ आगे बढ़ा और राधिका के हाथों को पकड़ के आगे बढ़ने लगा। उसने पाया कि राधिका अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। मुझे नहीं जाना आपके साथ, ये कहते हुए राधिका अपने हाथ को पार्थ के साथ हाथ के छुड़ाने लगी, लेकिन पार्थ ने राधिका के हाथ को छोड़ने की बजाय उसकी अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से राधिका सीधे उसके सीने से टकरा गई। राधिका की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ने के बाद पार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं लाया हूँ। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे साथ जो जो लड़कियां यहाँ पर थी उन्हें इस नर्क से आज़ादी मिल जाए? क्या तुम उन्हें आज़ाद होता हुआ नहीं देखना चाहती हो? रिलैक्स, मैंने कहा ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उस कामिनी और उसके साथियों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अब वो कभी भी लौट के नहीं आने वाली। लड़कियों को शोषण और उनके ऊपर अत्याचार करना और उनसे धंधा करवाना उनके जुर्म में कामिनी और उनके साथियों की उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। वो लोग अभी लौट के नहीं आएंगे। मैं तो बस तुम सब लड़कियों से मिलाने के लिए लाया हूँ। अगर तुम नहीं मिलना चाहती हो तो हम वापस चल सकते हैं। अपनी बात कह के पार्थ चुप हो गया और राधिका की तरफ देखा, जो कि उसे चपक के खड़ी थी। वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो रही थी। पार्थ को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। वो राधिका को क्यों लेके आया था? मुझे मेरे घर जाना है, बस इतना कह के राधिका चुप हो गई और खुद को पूरी तरह से पास के सटाने लगी। रिलैक्स, ओके फाइन, हम घर चल रहे हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 267 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 268 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। जब प्रिया को पता चला कि अनिका की कंडीशन के बारे में, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कि इस बात पर कंफर्म करने के लिए प्रिया ने कपिल को कॉल किया। फिर कपिल ने उसे सब कुछ बता दिया। अनिका के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं चला। अनिका के लिए सोचकर ही प्रिया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सबसे ज़्यादा बुरा अभी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके एक ही दिन में अपना सब कुछ खो दिया था। अनिका के पास तो उसकी फैमिली है जो उसकी पूरी तरह से ख्याल रखेगी, लेकिन अभी के पास तो कोई भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके सिवाय अनिका के। अब तो वो भी उससे दूर हो गई है। ना जाने क्या बीत रही होगी इस वक्त अभी के ऊपर। यही सब सोचते हुए प्रिया अनिका के घर पहुंच गई। नमस्ते आंटी। घर में घुसते ही प्रिया ने हॉल में बैठी हुई सुकन्या जी और रिया को दोनों को नमस्ते करते हुए घुस गई। प्रिया, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? आओ बैठो ना, वहाँ खड़ी क्यों हो? सुकन्या जी ने प्रिया को अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहा। कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस यहाँ अनिका से मिलने आई थी। पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये सब हुआ कैसे? प्रिया प्रिया सुकन्या जी के पास बैठते हुए उनसे पूछा, बेटा किसी को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हमें भी शरद के द्वारा ही पता लगा कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनिका के साथ हादसा हो चुका था। अभी कहाँ है वो आंटी? सुकन्या जी की बातों को सुनने के बाद प्रिया ने उनसे पूछा, वो अपने कमरे में है, जाओ तुम उससे मिल सकती हो। और एक बात का ध्यान रखना, उसे पिछली सी कोई भी बात याद दिलाने की कोशिश मत करना। वो सब कुछ भूल चुकी है, उसे सिर्फ अपना बचपन से सारी बातें याद हैं। हम भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उसे ऐसी कोई बात ना याद दिलाई जाए जिससे उसके दिमाग में तकलीफ हो। ओके आंटी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। ये कहते हुए प्रिया अपनी जगह से खड़ी होकर अनिका के रूम में जाने लगी। दूसरी तरफ पास घर पर शिवांगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस बात को लेकर कि आखिर 5 दिनों बाद उसका भाई वापस घर आ रहा है। वह भी अपने प्यार के साथ। फाइनली उसके भाई को उसके प्यार मिल ही गया। अब जाके उनकी लाइफ में खुशियों की एंट्री थी। फाइनली उसके भाई का उसके प्यार ही मिल ही गया। अब वो सिंगल नहीं मरेगा। अपने भाई के लक्षणों को देखते हुए शिवांगी को यही डर सताया जा रहा था, उसका भाई कहीं पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही न मर जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी बुआ नहीं बन पाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। 6-7 घंटों में शिवांगी ने पूरे घर को नक्शा ही बदल दिया था। पूरे घर को गेंदे के फूल और गुलाबों के फूल सजाया हुआ था, जिसकी वजह से वातावरण में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। इतना मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। भाई कब आएंगे, यही सोचते हुए शिवांगी हॉल में चक्कर काट रही थी। उसे अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो पास से इस बात की उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसने अब तक राधिका को मना ही लिया होगा। कार रुकने की आवाज़ से शिवांगी की जान में जान आई। लगता है भाई आ गए, ये कहते हुए शिवांगी उछल पड़ी। वहीं घर के बाहर पार्किंग एरिया में ड्राइवर ने कार को पार्क करते हुए कार से बाहर निकल के पार्थ की तरफ का डोर ओपन किया। और फिर जैसे ही राधिका की तरफ डोर खोलने वाला था कि उससे पहले राधिका डोर खोल के बाहर आई, उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आपको मेरे लिए सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप ही तरह नॉर्मल और मामूली सी इंसान हूँ, तो इतनी फॉर्मेलिटी आप अपने बॉस के साथ ही करिए। अपनी बात कहकर राधिका ने पार्थ की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सर मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। ओके, फिर कल मिलते हैं ऑफिस में। अपनी बात करके राधिका जल्दी से वहाँ से रफा दफा होना चाहती थी, लेकिन जितनी जल्दी वो वहाँ से जाना चाहती थी उतनी जल्दी नहीं जा सकती थी।
राधिका को इतनी जल्दबाजी में जाने के लिए तैयार होता देख पार्थ ने आगे बढ़ के राधिका के हाथ को पकड़ के उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? पार्थ ने राधिका के सवाल करते हुए कहा। घर। और कहाँ जाऊंगी मैं? राधिका ने सपाट लहजे में पार्थ को सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुमने कहा कि तुम घर जा रही हो। अगर वो लोग फिर से आ जाएंगे तो इससे पहले कि पार्थ की बात पूरी करता, राधिका बीच में रुकते हुए उससे कहा, अब वो लोग वापस कैसे आ सकते हैं? आपने तो उन्हें जेल भेज दिया है ना, तो भला जेल से कोई कैसे आ सकता है इतनी आसानी से? तुम मुझे अपने बातों के जाल फंसाने की कोशिश ना करो। मुझे अच्छे से पता है तुम बस जल्दी से मुझे पीछे छुड़ाना चाहती हो ना, इसलिए सब कर रही हो ताकि तुम मुझे यहाँ से निकल पाओ। मैं अभी मैं भी अब कुछ मैं भी अब कुछ कुछ समझने लगा हूँ। तुम्हें इतना आसान नहीं मुझसे पीछे छुड़वाना। चलो अंदर। आज से तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगी और यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी तुम सोचा भी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब अंदर चलो, सारी बातें यहीं करनी है क्या? ये कहते हुए पाल आगे बढ़ने लगा कि राधिका ने उसे रोकते हुए कहा, सर आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक, लेकिन मैं आपके और शिवांगी के साथ नहीं रह सकती। अब मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए। अपनी बात कहते हुए राधिका चुप हो गई और उम्मीद भरी नज़रों से पार्थ को देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि पार्थ उसकी बात को ज़रूर समझेगा, लेकिन पार्थ ने उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए राधिका की तरफ बढ़ते हुए उसे अचानक अपनी बाहों में उठा लिया। सॉरी, बट अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरी बात को मानने के अलावा। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी पूरी कोशिश करूँगा कि आगे से मैं कभी तुम्हें हर्ट ना करूँ। लेकिन सर, राधिका ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने मुंह खोला, पार्थ ने उसके मुंह पे अपने हाथ रखते हुए कहा, हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है कहने और सुनने के लिए। तुम चाहो तो मुझसे मेरी की गई गलतियों के लिए मार भी सकती हो। ये ऑफ़र तुम्हारे लिए ही खुला हुआ है। अभी इस पर सेल चल रही है। अपने हाथों से जाने मत दो। क्या पता फिर ऐसा ऑफ़र तुम्हें कभी मिले ही ना। पार्थ की बातों को सुनते हुए राधिका को पता ही नहीं चला कि वो लोग कब घर के अंदर इंटर हो गए। शिवांगी की आवाज़ से राधिका की ध्यान टूटा। उसने पाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन ये कब हुआ? पार्थ ने तो उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। एक नज़र पार्थ की नज़र देखने के बाद राधिका ने अपनी नज़रों को शिवांगी के ऊपर टिका दिया, जो कि आरती की थाल लेके उन दोनों के सामने खड़ी थी। उसके चेहरों पे मुस्कुराहट साफ साफ से पता चल रही थी वो कितनी ज़्यादा खुश है। आज से पहले कभी भी राधिका ने उसके चेहरे पे इतनी प्यारी और मनमोहक मुस्कान नहीं देखी थी। एक बात तो राधिका को माननी पड़ेगी, ये दोनों भाई बहन स्माइल करते हुए कह डालते हैं। ये चाहे तो अपनी स्माइल से ही पल भर में किसी को भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन कमबख्त दोनों ही एक जैसे हैं। हंसने में न जाने इनका कौन सा टैक्स लगता है। शिवांगी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये खड़ा हुआ इंसान हमेशा ही ऐसा रहता है जैसे इस पर किसी ने कोड़े बरसाए हों। एक बार फिर से शिवांगी की आवाज़ से राधिका अपनी दुनिया से बाहर आई। अब आप अंदर आ सकती हैं। ये कहते हुए शिवांगी आरती की थाल लेकर उनके सामने से साइड हो गई। शिवांगी की इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? घर के अंदर आने के बाद पार्थ ने अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए देख के शिवांगी से कहा, भाई इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए तो मैंने सब कुछ चेंज किया है। अब आप ये सब छोड़िए, चलिए कुछ खाते हैं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं आप दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मैंने आज आप दोनों की पसंद खाना बनवाया है। लेकिन शिवांगी, जैसे ही राधिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, अपने भाई की तरफ ही शिवांगी ने भी राधिका को बिना कुछ कहने का मौका दिया कहा, क्या आप चाहती हैं कि मैं भूख के मारे मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाए? कितनी मेहनत से मैंने आप दोनों के लिए घर को सजाया है, आप दोनों को पसंद का खाना बनवाया है, लेकिन आप दोनों को ही मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है शिवांगी जैसा तुम सोच रही हो। राधिका ने जैसे ही कहा, आपको जो भी कहना है वो सब कुछ खाने के बाद ही कहना। अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अपनी बात कह के शिवांगी ने अपने एक हाथ से राधिका के हाथ को पकड़ कर दूसरे हाथ से पार्थ के हाथ को पकड़ के डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगी। यह दोनों भाई बहनें एक जैसे हैं, अपने आगे ना किसी की सुनते हैं और ना ही किसी को कुछ बोलने का मौका देते हैं। राधिका ने अपने मन में सोचते हुए कहा, अगर 1 घंटे में डाइनिंग टेबल से उठते हुए शिवांगी ने अंगड़ाई लेते हुए राधिका की तरफ देखते हुए कहा, भाभी राधिका। जैसे ही शिवांगी को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया, तो अपनी बात को सही करते हुए आगे कहा, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। आप दोनों के चक्कर में मैंने ठीक से रेस्ट भी नहीं किया है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो हम सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। ये कहते हुए शिवांगी जल्दी से वहाँ से भाग गई। उसे पता था कि अगर वो यहाँ 1 मिनट भी और रुकी तो राधिका उससे यहाँ से ना जाने के बारे में ही कहेगी, इसलिए उसने यहाँ से भागने के बारे में ही ठीक समझा। ना वो यहाँ रहेगी, ना ही राधिका उसके यहाँ जाने के बारे में बात कहेगी। राधिका अब भी उसी तरह देख रही थी जिस तरह शिवांगी गई थी।
क्या पूरी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है? जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। राधिका को ऑर्डर देने के बाद पात भी स्टडी रूम की तरफ चला गया। ये दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं। भाई ऑर्डर देके अपनी बात को मनवाता है, बहन प्यार से अपनी मीठी मीठी बातों से फंसा के अपनी बातों मनवा लेती है। अब राधिका की बात इनकी बातों को मानना के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो भी चुपचाप आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। पात ने उसके लिए पहले ही एक अलग रूम रेडी करवा दिया था। राधिका के मन में पात को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। एक तरफ उसके दिल में पात के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, कहीं ना कहीं वो भी पात से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने दिल को टूटता हुआ देख नहीं सकती थी। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरती थी। दूसरी बात, वो पात से स्ट्रेस के बारे में की नहीं थी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए उसका दिमाग उससे कहता था कि वो पात से दूर ही रहे, और उस और एक तरफ उसका दिल उससे कुछ और ही कहता था कि वो खुद चाहती थी कि वो पात को एक चांस दे। इस वक्त राधिका अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ रही थी। सब बातों के बारे में सोचने के बाद उसने कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया। इसलिए वो अपने घर वापस आना चाहती थी, लेकिन इन दोनों भाई बहनों ने एक सुनी ही नहीं उसकी। रात के 8 बजे अनिका के रूम में अनिका ने प्रिया को गले लगाते हुए रोते हुए उससे सब कुछ बता दिया। उसने कितनी तकलीफ हो रही थी ये सब कुछ कहते हुए। प्रिया उसकी हालत को देख कर सब कुछ समझ रही थी। अनिका की ऐसी हालत देख के उसे देखी नहीं जा रही थी। उसने अनिका के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर शरद भाई ने ऐसा क्यों करने के लिए कहा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 268 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 268 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।